नमस्कार। रुख करते हैं आज की पहली अहम खबर की और खबर इजराइल से। उससे पहले मैं बता दूं, आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रायल का डेली बुलेटिन। न्यूज़ ट्रायल रग रग में खबर, नहीं परोसते डर, दिखाते बस खबर। और मैं आपका होस्ट उत्कर्ष कुमार। तो खबर की शुरुआत करते हैं। इजराइल पर बीते 7 अक्टूबर को हमास ने हमला किया था, जिसमें लगभग 1200 लोगों को मार डाला था। इस दौरान उसने इजराइल के लगभग 250 लोगों को अगवा भी कर लिया था। तब से ही इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। इजराइल ने हमास से निपटने के लिए गाज़ा पर बीते 1 साल से लगातार हमले किए हैं और अब तक 40,000 लोग मारे गए हैं। इस बीच लेबनान से भी मोर्चा खुल गया है और वहाँ सक्रिय उग्रवादी संगठन हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले किए हैं। उसके जवाब में इजराइल भी एक सप्ताह से अटैक कर रहा है। अब तक 2000 एयर स्ट्राइक इजराइल कर चुका है, जिसमें 700 मारे गए हैं। इजराइल पर बीते 7 अक्टूबर को हमास ने हमला किया था, जिसमें लगभग 1200 लोगों को मार डाला था। इस दौरान उसने इजराइल के लगभग 250 लोगों को अगवा भी किया था। तब से ही इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। इजराइल ने हमास से निपटने के लिए गाज़ा पर बीते 1 साल से लगातार हमले किए हैं और अब तक 40,000 लोग मारे गए हैं। इस बीच लेबनान से भी मोर्चा खुल गया है और वहां सक्रिय उग्रवादी संगठन हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले किए हैं। उसके जवाब में इजराइल भी एक सप्ताह से अटैक कर रहा है। अब तक 2000 एयर स्ट्राइक किए जा चुके हैं और 700 लोगों के मौत की खबर है। तीसरा मोर्चा है हूती का। उसने भी इजराइल पर इस बीच मिसाइल अटैक किया है। इन तीनों ही संगठनों को ईरान का समर्थन मिलता रहता है और ये समर्थक भी माना जाता है इन तीनों संगठनों को ईरान का। इनके माध्यम से ही वह पश्चिम एशिया में अमेरिका और इजराइल जैसे देशों के खिलाफ अपनी रणनीति चलता है। हिजबुल्लाह, हमास और हूती को मिलाकर ही ईरान का HHH प्लस प्लान बनता है। यहाँ H का मतलब हमास, H का मतलब हिजबुल्लाह और H का मतलब हूती है। अब आइए जानते हैं इन तीनों उग्रवादी संगठनों के बारे में। फिलिस्तीन दो हिस्सों में बटा है, गाज़ा और वेस्ट बैंक। गाज़ा पर हमास की ही लंबे समय से हुकूमत है और वो इजराइल से अक्सर मोर्चे पर रहता है। इसका गठन 1987 में हुआ था। 1920 में मिस्र में स्थापित दुनिया के बड़े इस्लामिक संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड से इसके संबंध रहे हैं। हमास का मकसद ही इजराइल के वजूद को ख़त्म करने का रहा है। इसी के चलते वह कभी आत्मघाती हमले तो कभी बम और मिसाइलों से इजराइल पर अटैक करता रहा है। उसका 2007 से ही गाज़ा पर शासन है। इजराइल ने गाज़ा को लंबे समय से ब्लॉक कर रखा है। इसके अलावा फ़िलहाल उसकी सेना गाज़ा पर एयर स्ट्राइक और ज़मीनी हमले कर रही है। हमास को ईरान के अलावे तुर्की, यमन, कतर और अन्य मुस्लिम देशों का भी समर्थन मिलता रहा है। हिजबुल्लाह लेबनान में सक्रिय उग्रवादी संगठन है। इसके पीछे भी ईरान का ही हाथ माना जाता है। हिजबुल्लाह के पास करीब 1 लाख हथियारबंद लड़ाके हैं, जो तमाम छोटे देशों की सेना से भी बड़ा आंकड़ा है। हमास की तरह सुन्नी संगठन नहीं है, बल्कि शिया मुस्लिम ग्रुप है। 1990 के दशक में इसे कई बार अमेरिका को भी निशाना बनाया था। यह 1992 के बाद से ही लेबनान की सरकार का हिस्सा रही है। इसकी मिलिट्री विंग लेबनान की सेना से भी ज़्यादा मजबूत है। 2006 में इजराइल से यह संगठन बड़ी जंग लड़ चुका है। तब हिजबुल्लाह ने इजराइल के कुछ सैनिकों को किडनैप कर लिया था। इस पर इजराइल ने भीषण हमले लेबनान में किए थे। अब एक बार फिर से 2006 जैसी स्थिति बन गई है। अब तक इजराइल के अटैक में 700 लोग मारे जा चुके हैं। अब अगला बिंदु पर जो हम विचार कर रहे हैं, क्या है हूती, जिसकी यमन में बोलती है तूती। गाज़ा में चल रही जंग का एक पक्ष यमन भी है। यह देश रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जगह पर बसा हुआ है, जहाँ से दुनिया भर के तेल और अन्य सामानों से लदे जहाज़ गुजरते हैं। यमन में हूती नाम का एक उग्रवादी समूह है जो बेहद ताकतवर है। यह अक्सर समुद्री सीमा में भी हमले करता रहता है। इसका औपचारिक नाम अंसार है।
यह भी शिया संगठन है जिसे सीधे तौर पर ईरान का समर्थन हासिल है। इस संगठन का मकसद भी इसराइल और अमेरिका को बर्बाद करने का रहा है। अब एक मिसाइल अटैक करके हूती समूह भी इसराइल के खिलाफ जंग का हिस्सा बन चुका है। यमन के उत्तरी हिस्से पर फिलहाल हूती का ही कब्जा है। तो ये हमने आपको बताया एच और एच के बारे में, मतलब ट्रिपल एच के बारे में, जहाँ एक एच का मतलब हूती, दूसरे एच का हिजबुल्ला और तीसरे एच का मतलब हमास है। और ये तीनों जो हैं उग्रवादी संगठन हैं जो कि इसराइल और अमेरिका के ख़िलाफ़ रहकर काम करते हैं। तो ये पहली खबर थी इसराइल से। अब एक और ख़बर हम इसराइल से ही जुड़ी आपको बताएंगे जो कि नेतन्याहू से जुड़ी है, उनकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई खबर है। तो बढ़ते हैं और आपको बताते हैं आखिर नेतन्याहू की ज़िंदगी कैसे शुरू हुई, कैसे वो मिलिट्री में जो है डिप्लॉयड हुए और किस तरह से उन्होंने इज़राइल की कमान संभाली और बीते कई वर्षों से यहाँ पर हुकूमत कर रहे हैं। आज इज़राइल के सबसे लंबे समय तक रहने वाले पीएम बेन्यामीन नेतन्याहू के कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन 2022 में पांचवी बार चुनाव जीतने के बाद उन्होंने कहा था कि मैं देश की जनता को बिना किसी राजनीतिक मतभेद के आगे बढ़ाऊंगा। लिकुड पार्टी का ये लीडर 12 साल लगातार प्रधानमंत्री रहा है। इनके समर्थक इन्हें किंग बीबी कहकर बुलाते हैं। इजराइल में सबसे लंबे समय तक काम करने वाला प्रधानमंत्री है ये। नेतन्याहू बहुत कम समय के लिए विपक्ष में रहे हैं। 73 वर्षीय नेतन्याहू का करियर राजनीति से नहीं शुरू हुआ। पहले वो देश की एलीट कमांडो फोर्स सेरेत मटकल की यूनिट का हिस्सा थे। जासूसी भी की है इन्होंने। 1949 में तेल अवीव में जन्मे बेंजामिन नेतन्याहू का परिवार 1963 में अमेरिका शिफ्ट हो गया। उनके पिता बेनी बेंजियोन एक प्रसिद्ध इतिहासकार और जियोनिस्ट एक्टिविस्ट थे। उन्हें अमेरिका में अकादमिक पद दिया गया था। 18 की उम्र में नेतन्याहू वापस इजराइल आए। इसके बाद सेना में 5 साल काम किया, अलग अलग पदों पर। बेन्यामिन नेतन्याहू उस समय की एलीट कमांडो फोर्स सेरियट मेटकल के कैप्टन भी रहे। जब फिलिस्तीनी आतंकियों ने 1972 में बेल्जियन हवाई जहाज़ को हाईजैक किया, तब उसे छुड़ाने के मिशन में नेतन्याहू जख्मी भी हुए थे। इसके बाद नेतन्याहू ने 1973 में हुए मिडिल ईस्ट वार में भी भाग लिया। 1976 में नेतन्याहू का भाई जोनाथन युगांडा के एंटेबे में हाईजैक हवाई जहाज से होस्टेस छुड़ाते समय मारा गया। इस मौत ने नेतन्याहू के परिवार को भारी सदमा लगा दिया, लेकिन भाई का नाम पूरे इजराइल में हीरो की तरह लिया जाने लगा। इसके बाद अपने भाई की याद में नेतन्याहू ने एंटी टेररिज्म इंस्टीट्यूट की स्थापना की। 1982 में नेतन्याहू वॉशिंगटन में इजराइल के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन बनकर आए। रातों रात नेतन्याहू तेजी से जनता की नज़रों में छाने लगे। एक शानदार वक्ता, अंग्रेजी की शानदार नॉलेज, बोलचाल में अमेरिकी एक्सेंट, इस वजह से मीडिया उन्हें ही इजराइल का चेहरा समझने लगी। 1984 में नेतन्याहू को संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्य बनाया गया। 1988 में नेतन्याहू जब इजराइल वापस आए तब उन्होंने राजनीति में रुचि ली। नेसेट संसदीय सीट से लिकुड पार्टी की तरफ से चुनाव लड़े, जीते। उन्हें सरकार में डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर बनाया गया। इसके बाद 1996 में वे लिकुड पार्टी के चेयरमैन बने। साथ ही इजराइल में पहली बार डायरेक्टली इलेक्ट किए गए प्रधानमंत्री भी नेतन्याहू ही बने। उस वक्त इत्झाक रॉबिन प्रधानमंत्री थे, लेकिन उनकी हत्या के बाद नेतन्याहू को पीएम बना दिया गया। नेतन्याहू इजराइल के सबसे कम उम्र के पहले प्रधानमंत्री थे। 1999 में वो चुनाव हार गए क्योंकि उन्होंने तय सीमा से 17 महीने पहले चुनाव कराया। ये ठीक ऐसा ही है जब 2004 में भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने समय से पहले ही लोकसभा का चुनाव कराया था।
और इस चुनाव में अटल बिहारी बीजेपी और एनडीए को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था और कांग्रेस ने अपने सहयोगियों की मदद से सरकार बनाई थी और मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री चुने गए थे। और 2009 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से मनमोहन सिंह ही देश के पीएम के तौर पर काबिज हुए थे। 1999 में वो चुनाव हारे। नतीजा ये हुआ कि उनके पूर्व सैन्य कमांडर और लेबर लीडर इहद बराक पीएम बने। 2001 में नेतन्याहू की पार्टी के अरियल शेरोन देश के पीएम बने। नेतन्याहू पहले विदेश मंत्री बाद में वित्त मंत्री बने। 2005 में पद से इस्तीफा दे दिया। 2005 में शेरोन को स्ट्रोक आया, वे कोमा में चले गए। फिर नेतन्याहू पार्टी के नेता बन गए। मार्च 2009 में दूसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन फिलिस्तीनियों ने हमला शुरू कर दिया। 2021 में नेतन्याहू की नीतियों पर सवाल उठने लगे। 2015 में उनकी सरकार पर तब सवाल उठे थे जब अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत चल रही थी। ओबामा ने नेतन्याहू सरकार पर रिश्ता खराब करने का आरोप लगाया था। 2017 में ट्रंप के साथ नेतन्याहू की दोस्ती को लेकर अरब दुनिया में खलबली मची थी। ये थी जिंदगी नेतन्याहू की, जिसे हमने कुछ हद तक संजोने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि इन दी गई जानकारी से आप काफ़ी हद तक नेतन्याहू और इजराइल के राजनीतिक समीकरणों को समझ चुके होंगे। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ये भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे से जुड़ी खबर है स्विट्जरलैंड से। स्विट्जरलैंड में एक महिला की मौत हुई, जिसके बाद से बवाल मचा पड़ा है। मौत सार्को सुसाइड कैप्सूल में हुई, इसलिए अब पुलिस ने कुछ लोगों को इस मामले में हिरासत में लिया है। साथ ही इस सुसाइड पॉट की तफ्तीश शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि हिरासत में लिए गए लोगों पर जांच चल रही है। सुसाइड पॉट जंगल में मिला है। जिन लोगों को पुलिस ने पकड़ा है उन पर सुसाइड के लिए प्रेरित करने, आत्महत्या की तकनीक उपलब्ध कराने और खुदकुशी करवाने का आरोप लगाया गया है। द लास्ट रिजॉर्ट नाम की संस्था जो लोगों को असिस्टेड डाइंग में मदद करती है, यानी अगर कोई व्यक्ति मरना चाहता है तो यह संस्था इस काम में मदद करती है। उस एएफपी को बताया गया है कि स्विट्जरलैंड में जो महिला मरी है उसकी उम्र 64 साल थी। वो अमेरिकी नागरिक थी। उसकी मौत इसी कैप्सूल में हुई है। स्विट्जरलैंड की पुलिस ने जंगल में मिले सार्को सुसाइड कैप्सूल को अपने कब्जे में ले लिया है। मृतक के शरीर को ऑटोप्सी के लिए भेज दिया है। सार्को सुसाइड कैप्सूल को नीदरलैंड में मौजूद सुसाइड ग्रुप एग्जिट इंटरनेशनल ने बनाया है। इस कैप्सूल को सबसे पहले 2019 में दुनिया के सामने पेश किया गया था। यह एक पोर्टेबल इंसान के आकार का सील्ड पॉड होता है। जो मरना चाहता है वो इसमें लेटकर इसे बंद कर लेता है। इसके बाद इसमें लगा बटन दबाता है, फिर पॉड के अंदर मौजूद ऑक्सीजन को नाइट्रोजन में बदल दिया जाता है, जिससे इसमें लेटा इंसान हाइपोक्सिया का शिकार हो जाता है, यानी कम ऑक्सीजन का शिकार। अब इस खबर को लेकर स्विट्जरलैंड में काफ़ी कोहराम मचा हुआ है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में इस सुसाइड कैप्सूल पर किस तरह का कदम सरकार उठाती है और ऐसे एनजीओ को बैन करती है या नहीं। बढ़ते हैं अब हम अगली खबर की ओर। भारत और बांग्लादेश के बीच 2 मैच की टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच शुक्रवार यानी आज से कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। बांग्लादेश में हो रहे अल्पसंख्यकों पर हमले के कारण क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। हालांकि मैच के विरोध में शुक्रवार की सुबह विश्व हिंदू परिषद विहिप ने बांग्लादेश का झंडा जलाकर हंगामा किया। इस दौरान बांग्लादेश के फैंस टाइगर रॉबी से कुछ लोगों ने मारपीट की और उससे झंडा छीन लिया। इस दौरान रॉबी को चोट भी आई, जिसके बाद पुलिस ने उसे अस्पताल में एडमिट करवाया।
रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के क्रिकेट प्रशंसक टाइगर को शुक्रवार को ग्रीन पार्क स्टेडियम में कुछ दर्शकों द्वारा कथित तौर पर मारपीट की गई। उसके पेट के निचले हिस्से पर चोट आई है, जिसके बाद पुलिस की मौजूदगी में उसे अस्पताल ले जाया गया। टाइगर रॉबी ने स्पोर्ट्स स्टार से कहा, उन्होंने मुझे पीठ पर मारा है और पेट के निचले हिस्से पर। मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। हालांकि मैदान पर मौजूद पुलिस ने मारपीट के आरोपों से इनकार किया है। एक पुलिस सूत्र ने बताया, हमारे एक अधिकारी ने सी ब्लॉक के एंट्री गेट के पास उन्हें सांस लेने में तकलीफ होते हुए देखा। ये डिहाइड्रेशन का मामला लग रहा है, लेकिन हम डॉक्टरों की सलाह का इंतज़ार करेंगे। भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरे टेस्ट मैच के शुरुआती दिन का खेल भारी बारिश के कारण जल्दी समाप्त कर दिया गया। खेल रोके जाने तक बांग्लादेश ने 3 विकेट पर 107 रन बना लिए थे। बांग्लादेश ने इस दौरान लंच के बाद के सत्र में 9 ओवर के खेल में 33 रन जोड़कर कप्तान नजमुल 31 का विकेट गंवा दिया। अब अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। आपको बता दें, भारत और बांग्लादेश के बीच ये दूसरा टेस्ट मैच हो रहा है और आज इसका पहला दिन था, कल इसका दूसरा दिन होगा। और भारत इस टेस्ट सीरीज में 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है और उम्मीद की जा रही है कि भारत दोनों टेस्ट मैच जीतकर बांग्लादेश को वाइट वॉश कर देगा, क्लीन स्वीप कर देगा। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। एनसीपी शरद पवार या एनसीपी एसपी, इसके एक नेता हैं जितेंद्र आव्हाड। उनकी पत्नी ने स्कूल के एक कार्यक्रम में भाषण के दौरान ओसामा लादेन और पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन अब्दुल कलाम की तुलना कर दी। उन्होंने कहा कि ओसामा बिन लादेन की बायोग्राफी भी सबको पढ़नी चाहिए। आप समझिए कि क्या सोच कर कहा इन्होंने। वह जन्म से ही आतंकी नहीं था, बल्कि परिस्थितियों ने उसे आतंकवादी बना दिया। तो मतलब जो जितेंद्र आव्हाड की पत्नी हैं, शरद पवार के नेता हैं, और अगर इनके पति जो नेता हैं उन्होंने कभी किसी व्यक्ति को राजनीति में कभी परेशान किया हो या किसी का काम ना किया हो, तो क्या इससे आप समझ सकते हैं कि ऐसी परिस्थितियां उस व्यक्ति के सम्मुख पैदा हो गई कि वो आतंकवादी बन गया। अब सोच सोच का खेल है। रीता ने के इस बयान के बाद से बीजेपी ने उस पर तीखा हमला किया है। बीजेपी नेता ने कहा कि जितेंद्र की पत्नी खुले मंच से बच्चों से आतंकी ओसामा की बायोग्राफी पढ़ने को कह रही है। इंडिया गठबंधन के नेताओं की आदत में ही आतंकियों को डिफेंड करना है। इसके साथ ही कहा गया है कि जितेंद्र आव्हाड ने भी इशरत जहां का समर्थन किया था। कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार पार्टी के नेता लगातार यूकुब, अफजल और कसाब के समर्थन में बयान देते रहते हैं। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि इंडिया गठबंधन तुष्टीकरण की राजनीति करता है। उन्होंने कहा कि वोट बैंक की राजनीति करने के लिए अब महाविकास अघाड़ी के नेता अपनी पत्नियों को उतार रहे हैं और उनसे ऐसे बयान दिलवा रहे हैं। क्या राहुल गांधी और शरद पवार को भी ऐसा लगता है कि बच्चों को ओसामा लादेन की बायोग्राफी पढ़नी चाहिए? तो ये थी खबर एनसीपी नेत्री की। आप हमारी स्क्रीन पर जितेंद्र आव्हाड की धर्मपत्नी की तस्वीर देख सकते हैं और इनका नाम हमने बताया रीता आव्हाड। और अब आपको पता ही होगा, महाराष्ट्र में नवंबर में जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है और उसको लेकर जो है कवायद अभी से शुरू हो गई है। चुनावी सरगर्मियों को तेज़ करने की, उसको हवा देने की कवायद के तौर पर आप इसे देख सकते हैं। आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प होगा कि इन सब चीज़ों का कितना फ़ायदा इंडिया गठबंधन को होता है और कितना फ़ायदा जो है एनडीए गठबंधन को मिलता है। बढ़ते हैं हम अगली खबर की ओर। भारत और रूस के संयुक्त वेंचर ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने फैसला लिया है कि वह अपनी कंपनी में कम से कम 15% तकनीकी पदों को अग्निवीरों के लिए आरक्षित करेंगे। सरकार की तरफ से कई संगठनों में अग्निवीरों को प्राथमिकता देने की बात की गई है, लेकिन किसी प्राइवेट कंपनी की तरफ से पहली बार ऐसा फैसला लिया गया है। कंपनी की तरफ से बताया गया कि तकनीकी पदों के अलावा प्रशासनिक और सुरक्षा की ज़रूरत के हिसाब से भी अग्निवीरों को ही प्राथमिकता दी जाएगी।
फर्स्ट पोस्ट में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइल बनाने वाली यह कंपनी अग्निवीरों के लिए अपने सामान्य कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम से अलग हटकर काम करते हुए उन्हें आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट के तहत शामिल करेगी। इसके साथ साथ कंपनी अपने व्यापार से जुड़े बाकी सहयोगी संगठनों को भी अग्निवीरों को अपने यहाँ काम पर रखने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। भारत सरकार द्वारा सेना में भर्ती के लिए सामान्य प्रक्रिया को हटाकर 2022 से अग्निवीर योजना को शुरू किया गया था, जिसमें भर्ती होने वाले युवा को 4 साल की अवधि के लिए सेना में अपनी सेवाएं देते हैं। इस दौरान वह सैन्य रणनीतियों के अलावा तकनीकी दक्षता भी प्राप्त करते हैं। कंपनी के सीईओ ने पोस्ट से बात करते हुए बताया कि अग्निवीर जब सेना में शामिल होते हैं तो उन्हें एक बेहतर प्रशिक्षण प्रक्रिया से गुजरना होता है, जो उन्हें मजबूत बनाता है। जब हम उन्हें अपने यहाँ काम पर रखेंगे तो हमें उनकी ट्रेनिंग के लिए अलग से खर्च नहीं करना होगा। इससे हमारी कंपनी के अंदर एक बहुत प्रशिक्षित वर्कफोर्स होगी, जिससे कंपनी को ही फायदा होगा। कंपनी के डिप्टी सीईओ के मुताबिक भारतीय रक्षा उद्योग में काम करने वाली 250 से अधिक टीम ब्रह्मोस का हिस्सा है। हमने सभी से बात की है। भारतीय रक्षा उद्योग अग्निवीरों के पहले बैच का इंतज़ार कर रहा है कि कब हम उन्हें अपने साथ अपनी टीम में शामिल कर पाएँ। उन्होंने कहा कि हम इसका और ज़्यादा विस्तार करना चाहते हैं। हमने अपने सभी विक्रेताओं से भी अनुरोध कर रहे हैं और इसके साथ ही हम अपने साथी संगठनों से भी बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि सभी अपने संगठनों में कम से कम 15% नौकरियां अग्निवीरों के लिए आरक्षित रखें। केंद्र सरकार की तरफ से जब अग्निवीर स्कीम को लॉन्च किया गया था, तब इसका विपक्ष और जनता की तरफ से काफ़ी विरोध किया गया था। विपक्ष की तरफ से कहा गया था कि सरकार यह योजना लागू करके युवाओं के भविष्य के साथ खेल रही है, जबकि इस मामले पर सरकार का तर्क यह था कि पेंशन का दबाव बहुत बढ़ता जा रहा है और अग्निवीर स्कीम के ज़रिए युवाओं को भी कुछ साल नौकरी करने का मौका मिलेगा और उसके बाद पब्लिक सेक्टर में उनके लिए बहुत सारे मौके निकल कर सामने आएंगे। लगातार विरोध प्रदर्शन के बाद सरकार ने कुछ सैन्य संगठनों में अग्निवीरों के लिए आरक्षण की पेशकश की, जिसमें गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले CAPF में 10%, हरियाणा सरकार ने कुछ सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण की पेशकश की। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी यह घोषणा की कि अग्निवीरों को राज्य पुलिस और PAC में महत्व दिया जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अगली खबर की ओर। खबर व्लादिमीर पुतिन से जुड़ी, रूस से ही जुड़ी, और ये ब्रह्मोस भी जो है, इस हथियार में भारत और रूस ने मिलकर ही वर्क किया है इसे तैयार करने में, इस मिसाइल को। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में एक बार फिर परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दी है। इस धमकी के बाद पश्चिमी देशों की चिंताएं बढ़ गई हैं। पुतिन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि रूस पर मिसाइल हमला हुआ तो जवाबी कार्रवाई में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ ही पुतिन ने आगाह कर दिया है कि यदि किसी परमाणु शक्ति वाले देश ने रूस पर हमला किया या अन्य देशों ने मिलकर रूस पर हमला किया तो इसे एक सामूहिक हमला माना जाएगा और जवाबी कार्रवाई होगी। इस चेतावनी के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर रूस के पास कितनी परमाणु शक्ति है और वह इसका कैसे इस्तेमाल कर सकता है। रॉयटर्स के मुताबिक रूस के पास सोवियत काल से लेकर अब तक विश्व का सबसे बड़ा परमाणु शस्त्रागार है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट FAS के अनुसार रूस के पास 5,580 परमाणु हथियार हैं। इनमें से करीब 1200 पुराने हैं लेकिन अब भी सुरक्षित हैं, जबकि 4,380 परमाणु हथियार अभी भी प्रभावी हैं और इनमें से 1,710 परमाणु हथियार रणनीतिक तौर पर तैनात किए गए हैं। इनमें से 870 ज़मीन से दागे जाने वाले बैलिस्टिक मिसाइल, 640 पनडुब्बी से छोड़ी जाने वाली मिसाइल और 200 भारी बम वर्षक विमानों में लगाए गए हैं। रूस के पास इतने विशाल परमाणु शस्त्रागार का मतलब यह है कि वह चाहे तो दुनिया को कई बार तबाह कर सकता है। इसी तरह अमेरिका के पास भी इतनी परमाणु शक्ति है कि वह भी पूरी दुनिया को कई बार नष्ट कर सकता है। शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ के पास 40,000 परमाणु हथियार थे, जबकि अमेरिका के पास 30,000 थे।
रूस की 2020 में जारी की गई परमाणु नीति के अनुसार वह तब परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है जब उस पर परमाणु या सामूहिक विनाश के हथियारों से हमला हो या जब उसके अस्तित्व पर संकट मंडराए। पुतिन ने हाल ही में यह भी कहा है कि अगर रूस को किसी भी प्रकार से खतरा महसूस होता है तो वह परमाणु हथियारों का उपयोग कर सकता है। इसके साथ ही पुतिन ने अपने सहयोगी देश बेलारूस को भी परमाणु सुरक्षा की छत्रछाया में रखा है। पुतिन ने संकेत दिया है कि अगर अमेरिका परमाणु परीक्षण करता है तो रूस भी ऐसा कर सकता है। 2023 में रूस की संसद ने परमाणु परीक्षण प्रतिनिधि प्रतिबंध संधि CTBT से पीछे हटने का विधेयक पारित किया था। पुतिन का कहना है कि जब तक अमेरिका परमाणु परीक्षण नहीं करता तब तक रूस भी परीक्षण नहीं करेगा। हालांकि परमाणु हथियारों के विशेषज्ञों ने चिंता जताई है कि रूस परमाणु परीक्षण करने की दिशा में बढ़ रहा है। रूस में परमाणु हमले का आदेश देने की सर्वोच्च जिम्मेदारी राष्ट्रपति पुतिन के पास है। उनके पास न्यूक्लियर ब्रीफकेस होता है जिसे चेजेट कहा जाता है और यह हमेशा उनके साथ रहता है। इसके माध्यम से वह सीधे परमाणु हमला करने का आदेश दे सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर बिहार से, बिहार के रक्सौल से। इससे पहले आपको ये बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच बीते 2.5 साल से एक तरह का युद्ध छिड़ा हुआ है जिसमें कई लोगों के अब तक हताहत होने की खबर है। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। बिहार के रास्ते नेपाल से दिल्ली तक मादक द्रव्यों के कारोबार का खुलासा हुआ है। रेल पुलिस ने सुगौली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म S1 से 6 किलो 110 ग्राम चरस के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरोह से जुड़े तीसरे तस्कर को भी पुलिस ने छापेमारी कर उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। बरामद चरस का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित मूल्य करीब 6 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। तीनों तस्कर रामगढ़वा थाना क्षेत्र के बेलहरी गांव के रहने वाले हैं। रेल DSP ने बताया कि सुगौली स्टेशन से सप्त क्रांति एक्सप्रेस से चरस दिल्ली ले जाने की सूचना मिली थी। SP के निर्देश पर गठित SIT ने जांच शुरू की। जांच के दौरान 2 व्यक्ति पुलिस टीम को देखकर भागने लगा। दोनों को खदेड़ कर दबोच लिया गया। दोनों की जांच के दौरान उसके पास से 6 किलो 110 ग्राम चरस बरामद की गई। इसकी कीमत करीब 6 करोड़ रुपए है। दोनों ने पुलिस को बताया कि वो अपने गांव के नैमुल्लाह अंसारी के लिए काम करता है। नैमुल्लाह ने चरस देकर कहा था कि इसे दिल्ली ले जाना है। चरस लेकर दिल्ली जाने के लिए सप्त क्रांति ट्रेन को पकड़ने आया था। बाद में पुलिस ने छापेमारी कर नैमुल्लाह अंसारी को गिरफ्तार कर लिया। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और खबर आ रही है दिल्ली से। और दिल्ली में लगातार हो रहे मुख्यमंत्री और राज्यपाल का टकराव जो था वो अब भी कायम है। दिल्ली में स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव पर टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने एक सदस्य के लिए प्रस्तावित चुनाव में शामिल होने से इनकार कर दिया है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया और मेयर शैली ओबराय ने कहा कि चुनाव 5 अक्टूबर को ही होगा। आज चुनाव के लिए जारी किया गया आदेश अवैध है। उन्होंने कहा कि सदन की अध्यक्षता कोई अधिकारी नहीं कर सकता है। इससे पहले गुरुवार को भी देर रात तक सदन में हंगामा होता रहा। दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने देर रात एक आदेश में दिल्ली नगर निगम MCD के कमिश्नर से कहा कि निगम की स्थायी समिति की खाली सीट पर चुनाव कराया जाए और ये चुनाव आज यानी शुक्रवार को ही कराया जाए। LG ने आदेश में कहा कि स्थायी सदस्य के छठे सदस्य के लिए चुनाव कराने में महापौर की विफलता के कारण नगर निगम अधिनियम 1957 की धारा 487 के तहत असाधारण और असाधारण शक्तियों को लागू करने की आवश्यकता है। सदन में एक दिन पहले जमकर हंगामा हुआ। सदन में मोबाइल ले जाने पर पाबंदी लगाई गई थी और पार्षदों की तलाशी का आम आदमी पार्टी ने विरोध किया। मेयर शैली ओबरॉय ने 5 अक्टूबर तक के लिए चुनाव स्थगित कर दिया था, जबकि बाद में LG ने फैसला पलट दिया था। LG के आदेश पर MCD कमिश्नर अश्विनी ने दोपहर 1 बजे चुनाव कराने की घोषणा कर दी। अतिरिक्त निगम आयुक्त जितेंद्र यादव को MCD की सदन की बैठक का पीठासीन अधिकारी नियुक्त कर दिया गया। इस पर आम आदमी पार्टी ने आपत्ति जताई। मनीष ने कहा कि चुने हुए लोगों की मीटिंग की अध्यक्षता सिर्फ चुना हुआ व्यक्ति कर सकता है, स्पीकर ही कर सकता है। क्या विधानसभा या संसद की बैठक किसी एडिशनल सेक्रेटरी की अध्यक्षता में की जा सकती है?
सिसोदिया और ओबराय ने कहा कि यदि आज चुनाव होता है तो उनकी पार्टी इसमें शामिल नहीं होगी और इसे कानूनी रूप से चुनौती दी जाएगी। उन्होंने कहा कि चुनाव 5 अक्टूबर को ही होगा, जिसकी घोषणा मेयर ने सदन में की थी। जिस सीट के लिए चुनाव होना है वो भाजपा की नेता कमलजीत सहरावत के पश्चिम दिल्ली सीट से लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के बाद खाली हो गई थी। एमसीडी कमिश्नर ने कहा कि सदन में मोबाइल प्रतिबंधित है। आम आदमी पार्टी के पार्षद सदन में मोबाइल ले जाने पर अड़ गए। अनुमति नहीं मिलने पर उन्होंने जमकर नारेबाजी की और धरना देकर विरोध जताया। मेयर ने भी कहा कि तलाशी से पार्षदों की गरिमा को ठेस पहुंची है। दोबारा से पार्षदों को सदन में अनुमति की मांग की गई, लेकिन बात नहीं बनी। इस दौरान निगम सचिव ने नियम 51(5) का हवाला देते हुए कहा कि मोबाइल लाना गोपनीयता को भंग करना है। नई दिल्ली में या कहें तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार, चाहे वो सीएम केजरीवाल रहे हों या कि अभी आतिशी और उपराज्यपाल जो भी आए हैं बीते 10 वर्षों में, उनके बीच खींचतान लगातार जारी रही है और इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में एक और लैंड सर्वे का काम तेज़ी से चल रहा है, तो दूसरी ओर दाखिल खारिज और परिमार्जन जैसी समस्याओं को लेकर अंचल कार्यालयों पर लोगों की भीड़ देखी जा रही है। मुख्य सचिव ने गुरुवार को समस्तीपुर के पटौरी के अंचल कार्यालय व थाने का निरीक्षण किया। उन्होंने अंचल कार्यालय में दाखिल खारिज के लंबित मामलों की संख्या अधिक रहने पर सीओ और आरओ को फटकार लगाई और दाखिल खारिज पर परिमार्जन के मामलों का त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया। बाद में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव ने अधिकारियों को सलाह दी कि जनता के हितों को सर्वोपरि मानते हुए 1 साल की कार्य योजना बनाकर काम करें। इसमें किसी भी प्रकार की कोताही पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। अगर आपको कोई परेशानी है तो अपने अधिकारी के पास आकर उन्हें समस्या बताना है। पटौरी अंचल कार्यालय के निरीक्षण के दौरान मुख्य सचिव ने स्वयं कंप्यूटर पर दाखिल खारिज व परिमार्जन के मामलों को देखा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को भूमि से संबंधित मामलों के निष्पादन में तेजी लाने का निर्देश दिया ताकि भूमि सर्वे के मामलों के निष्पादन में परेशानी ना हो। उन्होंने डीएम से समय समय पर इन मामलों की प्रगति रिपोर्ट लेने का निर्देश दिया। अंचल भवन की खराब स्थिति देखकर मुख्य सचिव ने बीडीओ को निर्देश दिया कि वे 15वीं वित्त आयोग की राशि से अंचल कार्यालय की मरम्मत व रंगाई का कार्य कराएं। पटौरी थाने के निरीक्षण में मुख्य सचिव ने शनिवार को जनता दरबार वाले स्थल शिकायत एवं मामले के निष्पादन की ऑनलाइन एंट्री की जानकारी ली। उन्होंने थाने की स्टेशन डायरी, उपस्थित पुलिस बल और अधिकारियों की संख्या, उनकी परेशानी, हत्याकांड व अपराध के लंबित मामलों की जानकारी ली। अस्पताल से पोस्टमार्टम रिपोर्ट देरी से मिलने की शिकायत पर उन्होंने सीएमओ से बात करने का प्रयास किया, परंतु उस वक्त बात नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि वे इस संबंध में सीएमओ से बात करेंगे। मुख्य सचिव ने कहा कि थाना कार्यालय में कंप्यूटर सिस्टम की कमी है। थानाध्यक्ष ने उन्हें जानकारी दी कि ट्रायल स्टेज में 100 से अधिक मामले लंबित हैं। उन्होंने एसपी से मामलों के फास्ट ट्रायल कराने के बिंदुओं पर भी बात की। उन्होंने थाने में पेंडिंग मामलों की जानकारी ली तथा शीघ्र निष्पादन का आदेश दिया। मुख्य सचिव ने 112 पुलिस टीम, महिला पुलिस की पदस्थापना एवं पेट्रोलिंग, थाने में लगे सीसीटीवी कैमरे की भी जानकारी ली। मुख्य सचिव ने अंचल कार्यालय व थाना में महिलाओं के लिए अलग टॉयलेट बनाने का भी निर्देश दिया। अब बढ़ते हैं हम अगली खबर की ओर। बॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल को बड़ी राहत मिली है। उन्होंने चेक बाउंस मामले में शिकायतकर्ता को चेक बाउंस की पूरी रकम 2,75,00,000 रुपए का भुगतान कर दिया है। अंतिम किस्त के रूप में 19 लाख बकाया था, जिसे 2 बार में 14 लाख और 5 लाख रुपए में भुगतान किया गया। इस प्रकार अमीषा पटेल के खिलाफ चल रहा चेक बाउंस का मामला निष्पादन कर दिया गया। रकम पूरी मिल जाने के बाद शिकायतकर्ता ने अपने अधिवक्ता विजय लक्ष्मी श्रीवास्तव के माध्यम से केस वापसी का आवेदन न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में दिया, जहां मामले को निष्पादित कर दिया गया है। अमीषा पटेल को केस खत्म होने से बड़ी राहत मिली है। इसी केस के चलते अमीषा पटेल को रांची की निचली अदालत में आकर 17 जून 2023 को सरेंडर कर जमानत लेनी पड़ी थी।
2.75 करोड़ रुपए के चेक बाउंस से जुड़े मामले में अमीषा पटेल और अजय सिंह के बीच बीते 9 मार्च को लगी राष्ट्रीय लोक अदालत में झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस की मौजूदगी में ऑनलाइन समझौता हुआ था। इसी सुलह के तहत अमीषा पटेल ने 2.75 मतलब 2.75 करोड़ में से पूर्व में 1.15 करोड़ रुपए का भुगतान कर चुकी थी। शेष राशि 1.24 करोड़ में से 62 लाख रुपए का भुगतान 9 मार्च को कर दिया था। अब इस मामले में शिकायतकर्ता ने अमीषा के खिलाफ मामले में केस वापस लेने का आवेदन दे दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में हुए ऑनलाइन समझौते में अमीषा पटेल ने कहा था कि मैं आगे मुकदमा लड़ना नहीं चाहती हूं। चेक बाउंस की राशि का जल्द ही भुगतान हो जाएगा। अजय सिंह ने अमीषा पटेल और कुणाल ग्रूमर के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला 17 नवंबर 2018 को दर्ज कराया था। आपको बता दें कि अमीषा पटेल बॉलीवुड की एक नामचीन अभिनेत्री रही है और अभी हाल ही में बीते वर्ष जो है उनकी फिल्म गदर 2 सिनेमाघरों में आई थी, जो कि हिट साबित हुई। लेकिन ये बॉलीवुड के अभिनेता और अभिनेत्री इस तरह के मसले में हमेशा उलझते रहते हैं और ये कोई पहली दफ़ा देखने को नहीं मिला है और ये कोई पहली अभिनेत्री या अभिनेता नहीं है जो इस तरह के मसले में कोर्ट तक घसीटी गई हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड सरकार राज्य में खनिजों के खनन पर उपकर वसूल करेगी। राज्यपाल संतोष गंगवार ने झारखंड खनिज धारित भूमि उपकर विधेयक 2024 को गुरुवार को मंजूरी दे दी। अब इस गजट नोटिफिकेशन के साथ ही यह कानून का रूप ले लेगा। इसके बाद खनिजों पर उपकर की वसूली की जाएगी। उपकर खनिजों की मात्रा पर वजन के हिसाब से लिया जाएगा। प्रति मीट्रिक टन कोयला और लौह अयस्क के लिए 100 रुपये, बॉक्साइट पर 70 रुपये और चूना पत्थर व मैगजीन अयस्क खनन पर 50 रुपये होगा। राज्य सरकार अन्य खनिजों से प्रति टन निर्धारित रॉयल्टी का 50% वसूलेगी। उपकर राज्य खनन एवं भूगर्भ विज्ञान विभाग एकत्र करेगा। बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय ने 25 जुलाई को एक आदेश में राज्यों को खनिज वाली भूमि पर उपकर संग्रह की शक्ति दी है। उसी के तहत उपकर का प्रावधान किया गया है। यह विधेयक विधानसभा पटल पर 2 अगस्त को रखा गया था। उस दौरान विपक्ष की ओर से विधेयक में संशोधन और प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव दिया गया था। विपक्ष के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में संशोधन करते हुए कहा था कि यह विधेयक महत्वपूर्ण, बहुउद्देशीय और मूल्यवर्धित है। समय समय पर बदलाव होते रहते हैं। कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर, बॉक्साइड आदि खनिज आधारित भूमि पर लागू उपकर को अधिसूचना के माध्यम से घटाया या बढ़ाया जा सकेगा। इसके बाद विधेयक ध्वनिमत से पारित हुआ था। इसके बाद राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा गया था। प्रावधान के तहत झारखंड खनिज धारित भूमि उपकर विधेयक 2024 में उपकर नहीं देने पर ब्याज भी लगेगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जमशेदपुर के बर्मा माइंस इलाके के कैलाश नगर में मकान और दुकानें तोड़ने गई टीम को भारी विरोध के बाद खाली हाथ लौटना पड़ा। अतिक्रमण हटाने आने वाली टीम को रोकने के लिए लोगों की भारी भीड़ सुबह से ही लाल बाबा फाउंड्री के पास ट्यूब डिवीजन गोल चक्कर पर जमा हो गई। इस दौरान वहां भारी संख्या में मौजूद स्थानीय लोगों और व्यवसायियों ने वज्र वाहन, मजिस्ट्रेट और पुलिस कर्मियों को रोक दिया। वे मांग कर रहे थे कि उन्हें हाईकोर्ट जाने और वहां से राहत पाने के लिए मौका दिया जाए। लोगों का ये भारी विरोध उस वक्त देखने को मिला जब कोर्ट के फैसले के बाद प्रशासन की टीम टाटा स्टील की 70 एकड़ जमीन पर से अतिक्रमण हटाने गई थी। प्रशासन की ओर से कार्यपालक दंडाधिकारी के नाजिर पुलिसकर्मियों का नेतृत्व करते हुए पहुंचे थे, जिन्हें रोक दिया गया। इस दौरान लोग जमकर नारेबाजी करते दिखे। मजिस्ट्रेट के आसपास मौजूद भारी भीड़ के बीच में भारतीय जनतंत्र युवा मोर्चा के कई लोग भी शामिल थे। बाद में पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार पहुंचे और मजिस्ट्रेट से कहा कि टाटा स्टील अदालत के फैसले का गलत इस्तेमाल कर रही है। जिस क्षेत्र को लेकर अदालत का फैसला आया है, कंपनी उससे अलग ज़मीन को खाली कराने की कोशिश कर रही है, जिसे बिल्कुल भी होने नहीं दिया जाएगा। वहां पर इकट्ठा हुए लोगों ने प्रशासन पर भारी विरोध करते हुए सड़क पर टायर जलाकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। अंत में प्रशासन ने झुकते हुए अभियान को रोक दिया। अब बढ़ते हैं हम अगली खबर की ओर।
आए दिन आप खबरों में प्रवर्तन निदेशालय, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट या ईडी की खबरें सुनते ही होंगे। अब सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी भी कई खबरें आए दिन आपको समाचार पत्रों में, अखबारों में, टीवी और यूट्यूब चैनल्स पर मिल जाते होंगे। अब खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय से कई कड़े सवाल किए हैं। कोर्ट ने पूछा कि आखिर मनी लॉन्ड्रिंग कानून पीएमएलए के मामलों में दोष सिद्धि की दर क्या है। कोर्ट ने यह भी कहा कि आप व्यक्तियों को सालों तक जेल में रखते हैं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत, दीपांकर दत्ता और उज्ज्वल की पीठ छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के उप सचिव सौम्या चौरसिया को अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस दौरान पीठ ने कहा कि चौरसिया 1 साल और 9 महीने से अधिक समय से हिरासत में हैं। उनके खिलाफ आरोप तय होना बाकी है और सुनवाई अभी शुरू नहीं हुई है। इसी के साथ कोर्ट ने सौम्या चौरसिया को अंतरिम जमानत दे दी। कोर्ट ने यह फैसला उनकी हिरासत में बिताए गए समय और अभी तक आरोप तय न होने को ध्यान में रखते हुए लिया। सौम्या चौरसिया छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम, एक्स सीएम भूपेश बघेल की पूर्व उप सचिव रही हैं। उन पर कोयला घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोप लगाए गए हैं। वो बीते 1 साल और 9 महीने से जेल में हैं। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति भुइया ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी को उनके कमजोर दोष सिद्धि दर और आरोप तय किए गए लोगों को लंबे समय तक जेल में रखने की प्रवृत्ति को लेकर फटकार लगाई। उन्होंने पूछा, बिना आरोप तय किए आप कितने समय तक किसी व्यक्ति को जेल में रख सकते हैं? अधिकतम सजा 7 साल की है। पीएमएलए मामलों में सजा की दर क्या है? संसद में कहा गया कि सिर्फ 41 मामलों में सजा हुई है। फिर आप किसी व्यक्ति को वर्षों तक जेल में कैसे रख सकते हैं? न्यायमूर्ति दत्ता ने आश्चर्य व्यक्त किया कि जिन मामलों में वारंट जारी नहीं किए जा सके, क्या वह किसी व्यक्ति को जेल में रखने का आधार हो सकता है? अंततः अदालत ने अंतरिम जमानत प्रदान की और मामले की अगली सुनवाई 26 अक्टूबर को निर्धारित की। तीनों न्यायमूर्ति की पीठ चौरसिया की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के 28 अगस्त 2024 के आदेश को चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने उनकी तीसरी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने बिना किसी विचार व्यक्त किए और पक्षकारों को व्यापक सुनवाई का अवसर देने के उद्देश्य से उन्हें अंतरिम राहत प्रदान की। अदालत ने चौरसिया को जमानत बॉन्ड भरने का निर्देश दिया, जो कि ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के अधीन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि राज्य सरकार चौरसिया को सिर्फ अंतरिम जमानत पर रिहा होने के कारण सेवा में बहाल न करे। वह आगे के आदेश तक निलंबित रहेंगी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि चौरसिया को ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश होने, गवाहों को प्रभावित न करने और सबूतों से छेड़छाड़ न करने, पासपोर्ट जमा कराने और देश छोड़ने से पहले ट्रायल कोर्ट से अनुमति लेने जैसी शर्तों का पालन करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में जिन प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान दिया, उनमें कई बातें शामिल हैं, जैसे चौरसिया ने 1 साल 9 महीने की सज़ा काट ली है और ऐसे आरोप में कुछ को नियमित या अंतरिम जमानत मिल चुकी है, और लेकिन इस केस में अब तक आरोप भी तय नहीं हुए हैं। अब खबर बस्तर से। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में पुलिस जवानों को चकमा देकर कैदी फरार हो गए। ये मामला उस समय का है जब उन्हें कैदियों को कोर्ट में पेशी के बाद वापस जेल लाया जा रहा था। पुलिस की गिरफ्त से भागने के लिए कैदियों ने मिर्ची पाउडर का सहारा लिया। आंखों में पाउडर झोंकने के बाद गाड़ी का लॉक खोलकर फरार हो गया। इसके बाद पुलिस ने धरपकड़ अभियान चलाया। घटना को अंजाम देने वाले एक आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया, जबकि दूसरे की पकड़ या खोजबीन जारी है। कैदियों को दंतेवाड़े कोर्ट से पेशी के लिए जगदलपुर की जेल लाया जा रहा था। इस बीच परपा थाना के पास दोनों कैदियों ने मिर्ची पाउडर वाली घटना को अंजाम दिया। भागने वाले कैदियों में से एक का नाम समीर खान, वहीं दूसरे का नाम अनस खान है। ये दोनों दंतेवाड़ा ज़िले के रहने वाले हैं। बस्तर ज़िले की पुलिस ने इन्हें बाइक चोरी करने के जुर्म में गिरफ्तार कर जेल भेजा था। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जब गाड़ी परपा थाना के पास पहुंची तो रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई थी। इसी का फ़ायदा उठाकर चोरों ने पुलिस जवानों की आंखों में मिर्च पाउडर झोंक दिया। इसके बाद दोनों गाड़ी के दरवाजे का लॉक खोलकर फरार हो गए। जवानों ने इसकी जानकारी थाना और पुलिस अधिकारियों को दी। पुलिस ने जिले के अलग अलग इलाके में नाकेबंदी की। वहीं कुछ देर तक खेत के पास एक आरोपी समीर को जवानों ने पकड़ लिया। वहीं दूसरा आरोपी अनस फरार हो गया। पुलिस अफसरों ने आसपास के थानों में इसकी सूचना दे दी है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में
बीजेपी नेता के शराब की अवैध तस्करी करते हुए पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से 30 पेटियों में बंद 270 लीटर शराब जब्त की गई है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक जाइलो कार भी बरामद की है जिसमें शराब ढोई जा रही थी। जानकारी के मुताबिक छतरपुर ज़िले की बड़ा मलहरा विधानसभा की ये खबर है, जहां मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम खड़ी थी। इस बीच बड़ा मलहरा भाजपा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष का भाई अवैध शराब की पेटियों से लदी जाइलो वाहन को लेकर जा आ रहा था। पुलिस ने उसे रोककर वाहन की तलाशी ली। वाहन में अवैध शराब की 30 पेटी रखी हुई थी जिसे जब्त कर लिया गया। पकड़ी गई शराब की कीमत लगभग 1,05,000 रुपये आंकी गई है। पुलिस ने आरोपी भाजपा के बड़ा मलहरा ग्रामीण मंडल के अध्यक्ष रवि के भाई ध्रुव को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के तहत कार्रवाई की है। मामले की जानकारी देते हुए छतरपुर एएसपी ने बताया कि भगवा में एक जाइलो को कार से 30 पेटी अवैध शराब जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को नामजद किया गया है। आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। आगे भी अवैध शराब के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी रहेगा। बता दें कि बड़ा मलहरा विधानसभा क्षेत्र में अवैध शराब के व्यापार का धंधा फल फूल रहा है। तस्कर इस काम को 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों से दिन दहाड़े बखूबी अंजाम दे रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर। उनसे जुड़ी हुई खुद सफाई को लेकर चर्चा में रहने वाले प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर गुरुवार को शिवपुरी जिला अस्पताल में गंदगी देख भड़क उठे, जिसके बाद उन्होंने न केवल तत्काल सफाई एजेंसी पर एफआईआर करवा दी, बल्कि परिसर और वार्ड में गंदगी देखकर मंत्री खुद वाइपर उठाकर सफाई करने लगे। इससे पहले जिले के प्रभारी मंत्री को अचानक शिवपुरी जिला अस्पताल के प्रभारी मंत्री अचानक ज़िला अस्पताल पहुंचे। उनके साथ उनके गार्ड के अलावा कोई भी नहीं था। अस्पताल पहुंचने पर उन्होंने वार्डों में घूमना शुरू कर दिया। सबसे पहले वे मेडिकल वार्ड में पहुंचे। यहां उन्हें गंदगी मिली। वार्ड के शौचालय की शीट जाम मिली। सर्जिकल वार्ड से लेकर आईसीयू वार्ड में भी उन्होंने गंदगी देखी। इससे मंत्री बिफर गए, जिसके बाद उन्होंने तत्काल एक्शन लेते हुए सफाई एजेंसी पर एफआईआर करने के निर्देश दिए। उधर मंत्री का निर्देश मिलने पर कोतवाली पुलिस ने भी तुरंत कार्रवाई करते हुए जिला अस्पताल की सफाई का ठेका लेने वाली कंपनी सिग्मा इन्फोटेक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली और कॉपी मंत्री को लाकर दी। प्रभारी मंत्री करीब 2 घंटे तक जिला अस्पताल में ही रुके। मंत्री जिला अस्पताल में घूमने की सूचना लगते ही सिविल सर्जन बीए यादव, एसडीएम, एडिशनल एसपी और बाद में कलेक्टर भी मौके पर पहुंच गए। निरीक्षण करते हुए मंत्री अस्पताल परिसर में स्थित प्याऊ पर पहुंचे, जहां पर उन्हें काफ़ी गंदगी दिखाई दी, जिसके बाद उन्होंने बिफरते हुए कहा, इतनी गंदगी के बीच यहां से कौन पानी पी सकता है। उन्होंने नाराज़गी जाहिर करते हुए एसडीएम को प्याऊ की व्यवस्था दुरुस्त करवाने को कहा। वहीं परिसर में खड़ी एम्बुलेंस पर ड्राइवर मौजूद नहीं होने पर उन्होंने नाराज़गी जताई। इस दौरान अस्पताल की पुलिस चौकी में भी उन्हें कोई पुलिसकर्मी नहीं दिखाई दिया, जिसके बाद उन्होंने वहां मौजूद एडिशनल एसपी को वहां पर हर समय एक पुलिसकर्मी की तैनाती करने का निर्देश दिया। वहीं अस्पताल में गार्ड के यूनिफॉर्म में नहीं रहने पर भी मंत्री ने नाराज़गी जाहिर की। उन्होंने कहा कि अगर आप ड्रेस में नहीं होंगे तो आपको कौन पहचानेगा। इसके बाद ऊर्जा मंत्री जिला अस्पताल के गेट पर कलेक्टर से जिला अस्पताल की बिगड़ी व्यवस्था को पटरी पर लाने की बात कहते हुए चले गए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आप देख सकते हैं रोहतास पुलिस लिखा हुआ है, तो बिहार में डकैतों के साथ चोर भी बेलगाम है और पुलिस से ही नहीं डरते। शायद यही वजह है कि एनीकट पथ स्थित रोहतास एसपी आवास से सटे आधा दर्जन नाश्ते और पान दुकान का ताला तोड़ अज्ञात चोरों ने चोरी कर ली। इन सभी दुकानों में चोरी की गई और आधी रात घटी घटना में चोरों ने हज़ारों रुपए, नकदी और अन्य सामान की चोरी कर ली। घटना के बाद दुकानदारों में दहशत है। इस घटना से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। पीड़ित दुकानदारों ने बताया कि सूखे नशे का सेवन करने वाले युवाओं की एक टोली शाम ढलने के साथ ही अनुमंडल कार्यालय व एसपी आवास में इर्द गिर्द खाली पड़े स्थानों पर सूखे नशे का सेवन करते हैं। पूर्व में भी उनके द्वारा अनुमंडल कार्यालय के समीप दुकानों में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। जिन दुकानों में चोरी की घटना घटी है उनमें एक दुकान चाय की, एक खैनी की, एक फल की, एक
और बाकी 2-3 और भी चाय की दुकानें शामिल हैं। एसपी आवास होमगार्ड कमांडेंट अनुमंडल कार्यालय के समीप चोरी की घटना की सूचना की तरह शहर में फैल गई। वहीं अनुमंडल पुलिस ने भी मामले को गंभीरता से लिया है। बताते चलें कि पथ निर्माण विभाग के दोनों मुख्य द्वार के समीप अतिक्रमण कर दर्जनों दुकानें संचालित किया जा रहा है। पूर्व में कार्यपालक अभियंता ने सभी दुकानों को हटाने का निर्देश दिया था। नोटिस देते हुए दुकानदारों को अविलंब दुकान हटाने को कहा गया था, लेकिन जानकार बताते हैं कि विभागीय कर्मियों की मिलीभगत से दुकान हटाने के बजाय अतिक्रमण कर दुकान लगाने की संख्या बढ़ती चली गई। दुकानदारों का कहना है कि शाम ढलने के साथ अनुमंडल कार्यालय व एसपी आवास के समीप खाली पड़े सिंचाई विभाग की भूमि में सूखा नशे का सेवन करने वाले युवाओं की टोली दिखाई देती है। अलग अलग स्थान पर युवाओं की टोली द्वारा बड़े पैमाने पर सूखे नशे का सेवन किया जाता है। अब बढ़ते हैं हम अगली खबर की ओर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री एन सिद्धरमैया के खिलाफ मैसूर लोकायुक्त ने एफआईआर दर्ज कर ली है। उनके खिलाफ मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के प्लॉट्स के आवंटन में घोटाले के आरोपों में एफआईआर दर्ज की गई है। अदालत की ओर से सिद्धरमैया के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश लोकायुक्त को दिया गया था। इसके बाद ही ये एक्शन लिया गया है। यह एफआईआर मैसूरू के लोकायुक्त के नेतृत्व में दर्ज की गई है। वहीं इसके लिए आदेश लोकायुक्त एडीजीपी की ओर से दिया गया था। अदालत ने सिद्धरमैया के खिलाफ सीआरपीसी के सेक्शन 156(3) के तहत केस फाइल किया है। इसके अलावा आईपीसी की धाराओं 120(b), 166, 403, 420, 426, 465, 468, 340, 351 के तहत भी सिद्धरमैया के खिलाफ केस फाइल किया गया है। 120(b) आप जानते ही होंगे और 420 भी आप जानते ही होंगे। चोरी 420 का केस भी सीएम पर, कर्नाटक के सीएम पर दर्ज किया गया। अब इस केस की जांच लोकायुक्त पुलिस की ओर से की जाएगी। एफआईआर के आधार पर सिद्धरमैया को पूछताछ के लिए भी बुलाया जा सकता है। बता दें कि लोकायुक्त के पास गिरफ्तारी की भी शक्ति होती है। ऐसे में सिद्धरमैया की गिरफ्तारी की भी आशंका है। हालांकि उससे पहले ही अपने कानूनी जानकारों की सलाह पर सिद्धरमैया अग्रिम जमानत के लिए याचिका डाल सकते हैं। शिकायतकर्ता आरटीआई कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा की शिकायत पर कोर्ट ने सीएम सिद्धरमैया के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था। बता दें कि इस केस के चलते सिद्धरमैया बुरे फंसते दिख रहे हैं और उन पर पद से हटने का भी दबाव बन रहा है। हालांकि सिद्धरमैया लगातार इससे इनकार कर रहे हैं। उन्होंने गुरुवार को कहा था कि वह पद से इस्तीफा नहीं देंगे क्योंकि उनके ऊपर लगाए गए आरोप झूठे हैं और ये विपक्ष की साजिश है। यही नहीं, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी उनका बचाव कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि इस मामले में कानून अपना काम करेगा। उन्होंने कहा कि MUDA के लोग जो चाहें वो कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं। यह जरूरी नहीं है कि सरकार उसके सभी सवालों का जवाब दे, क्योंकि वह एक स्वायत्त निकाय होने के कारण कार्रवाई कर ही सकता है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और खबर आप देख रहे हैं हमारी तस्वीर में निर्मला सीतारमण की तस्वीर, तो जुड़ी है टैक्स से। अक्टूबर से कुछ ऐसे नियमों में बदलाव होने जा रहा है जिससे ज़्यादातर टैक्स से जुड़े हुए हैं। आधार कार्ड से लेकर इनकम टैक्स को लेकर 6 बड़े बदलाव 1 अक्टूबर से होने जा रहे हैं। इन सभी बदलाव का ऐलान केंद्रीय बजट 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया था। बजट 2024 में निर्मला ने इनकम टैक्स को लेकर कुछ बदलाव का ऐलान किया था। इसमें से कुछ बदलाव अभी प्रभावी हैं, तो कुछ ऐसे भी बदलाव हैं जो 1 अक्टूबर से प्रभावी होने जा रहे हैं। इन बदलावों में आधार कार्ड, STT, TDS रेट, डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम 2024 है। डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी होने वाली है। ये स्कीम पेंडिंग टैक्स विवाद को सुलझाने का मौका देती है। पेंडिंग टैक्स अपीलों को निपटाने के लिए इसे शुरू में 2020 में पेश किया गया था। विवाद से विश्वास योजना 22 जुलाई 2024 तक विवादों को सॉल्व करने से संबंधित है। इसके तहत वे टैक्स पेयर्स आते हैं जिनका उच्च न्यायालयों या सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष टैक्स, ब्याज, दंड या शुल्क से संबंधित विवाद चल रहे हैं। इस योजना के तहत दी जाने वाली निपटान राशि भुगतान के समय पर निर्भर करती है। जो टैक्स पेयर 1 अक्टूबर 2024 और 31 दिसंबर 2024 के बीच निपटान का विकल्प चुनते हैं, उन्हें विवादित टैक्स राशि का पूरा भुगतान करना होगा या विवादित ब्याज, जुर्माना या शुल्क का 25% भुगतान करना होगा। हालांकि जो व्यक्ति 31 दिसंबर 2024 के बाद निपटान करना चाहते हैं, उन्हें विवादित कर राशि का 110% या ब्याज, जुर्माना या शुल्क का 30% भुगतान करना होगा।
केंद्रीय बजट 2024 में आधार संख्या के बजाय आधार नंबर आईडी का उल्लेख करने की अनुमति देने वाले प्रावधान को बंद करने का प्रस्ताव किया गया है। इस फैसले का लक्ष्य पैन के दुरुपयोग और दोहराव को समाप्त करना है। 1 अक्टूबर 2024 से व्यक्ति अब पैन आवंटन के लिए आवेदन पत्र और अपने आयकर रिटर्न में अपने आधार नंबर आईडी का उल्लेख नहीं कर पाएंगे। बजट के अनुसार अधिनियम की धारा 139 ए के तहत 1 जुलाई 2017 से प्रभावी पैन आवेदन पत्र और आयकर रिटर्न में आधार संख्या का उल्लेख करने के लिए पात्र व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। अब बढ़ते हैं टीडीएस रेट्स की ओर। धारा 19D 194H 194(1)IIB और 194M के तहत भुगतान के लिए टीडीएस की रेट्स कम कर दी गई है। इन धाराओं के लिए पहले 5% की जगह अब कम की गई दरें 2% है। इसके अलावा ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए टीडीएस की दर 1% से घटाकर 0.1% कर दी गई है। शेयर बायबैक 1 अक्टूबर से शेयर बायबैक के टैक्सेशन से के संबंध में एक नया नियम लागू होगा। अब शेयर धारक बायबैक इनकम पर टैक्स का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होंगे, जो डिविडेंड के टैक्सेशन पर लागू होगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पंजाब में पंचायत चुनाव से पहले सूत्रों से मिली बड़ी सियासी खबर सामने आई कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन अब पार्टी इस्तीफे की खबर का खंडन किया है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि इस तरह का कोई बदलाव पार्टी के अंदर अभी नहीं हुआ है। हाल के दिनों में आपको बताते चलें कि जाखड़ प्रदेश कार्यकारिणी की ज़रूरी बैठकों से दूरी बनाए हुए हैं। इस्तीफा देने को लेकर जो है सुनील जाखड़ ने चुप्पी साधी है। कहा जा रहा था कि रवनीत सिंह बिट्टू के लोकसभा चुनाव हारने के बावजूद उन्हें केंद्रीय राज्य मंत्री बनाए जाने से जाखड़ नाराज चल रहे थे। बिट्टू को बीजेपी ने राजस्थान से राज्यसभा भेजा है। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक 1 साल पहले पंजाब बीजेपी में बड़ा बदलाव हुआ था। तब पार्टी ने पूर्व कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ को पंजाब इकाई की कमान सौंपी थी। पंजाब कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में से एक जाखड़ पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद मई 2022 में भाजपा में शामिल हो गए थे। वे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में भगवा पार्टी में शामिल हुए थे। अतीत में जाखड़ अबोहर से 2 बार विधायक और 1 बार गुरदासपुर निर्वाचन क्षेत्र से सांसद रह चुके हैं। जाखड़ ने 2021 तक 4 साल तक प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया था। पठानकोट निर्वाचन क्षेत्र से विधायक अश्विनी शर्मा 2010 से 13 और 2019 से अब तक 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र सरकार के डिप्टी सीएम से जुड़ी हुई। बढ़ते हैं इस खबर की ओर। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव मुंबई के मंच पर एक दिन पहले ही महाराष्ट्र सरकार के डिप्टी सीएम अजित पवार ने मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी की थी। अजित ने कहा था कि मैं सीएम बनना चाहता हूं। गुरुवार को महाराष्ट्र सरकार के दूसरे डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस इसी मंच पर थे। फडणवीस से सीएम के लिए अजित पवार की दावेदारी को लेकर सवाल हुआ। इस सवाल पर महाराष्ट्र बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जिस पार्टी का एक विधायक भी हो वो मुख्यमंत्री बनना चाहेगा। महायुति की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? इस सवाल पर फडणवीस ने कहा कि इसका जवाब देने की मेरी कॉम्पिटेंसी नहीं है। उन्होंने कहा कि अजीत पवार अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपने पार्टी के अध्यक्ष हैं, वे अपनी पार्टी का पक्ष बता सकते हैं, लेकिन मैं महाराष्ट्र बीजेपी का एक नेता हूं। फडणवीस ने कहा कि हमारी पार्टी में पार्लियामेंट्री बोर्ड ये निर्णय लेता है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। रोटेशनल सीएम के सवाल पर उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता है। लोकसभा चुनाव नतीजे देखें तो 126 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त मिली थी। पिछला रिकॉर्ड यही बताता है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर घट जाता है। यही ट्रेंड रहा तो अभिमन्यु मुश्किल में है। इस सवाल पर उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी और सबसे बड़ा अलायंस महायुति रहेगी। हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। उद्धव ठाकरे के साथ राइवलरी को लेकर सवाल पर जो है फडणवीस ने कहा कि उद्धव को प्रयास करना है तो कर ले, जब तक जनता का आशीर्वाद रहेगा मुझे समाप्त नहीं कर पाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि आधुनिक अभिमन्यु हूँ, मुझे चक्रव्यूह तोड़ना आता है। धारावी प्रोजेक्ट में अडानी ग्रुप को फायदा पहुंचाने के आरोप खारिज करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया में उद्धव ठाकरे कैबिनेट ने जो कंडीशन फाइल की थी उसमें एक बदलाव किया है। TDR में कोई कैपिंग नहीं थी, जिसको भी टेंडर मिलता वो मुंबई का मालिक बन जाता। हमने 90% का कैप लगा दिया।
उन्होंने कहा कि डीआरपी पर अडानी का नहीं, महाराष्ट्र सरकार का कंट्रोल है। हमने कुछ भी अडानी को नहीं दिया, डीआरपी में हमारी हिस्सेदारी है। फडणवीस ने मुंबई के आसपास अलग अलग धारावाहिक खड़े हो जाने के आरोप पर कहा कि डीआरपी में महाराष्ट्र सरकार का जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी है उसको अधिकार है। शहर में 8 अथॉरिटी हैं जो अपना अपना डेवलपमेंट कंट्रोल रूल तैयार करती है। उन्होंने कहा कि रूल तैयार कर सरकार को भेजना पड़ता है, अप्रूव होगा तभी लागू किया जा सकता है, सरकार जो चाहेगी वही करेगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर है बिहार से। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें नीतीश कुमार और अशोक चौधरी दिख रहे हैं। तो बिहार के जो ये तस्वीर में आप देख रहे हैं, विवादों के बीच मंत्री अशोक चौधरी को बिहार की नीतीश सरकार ने प्रमोशन कर दिया है। चौधरी को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद नीतीश कुमार हैं। यह फैसला ऐसे समय लिया गया है जब साल भर बाद ही बिहार में विधानसभा चुनाव है और 2 दिन पहले ही चौधरी का बढ़ती उम्र पर एक कविता का ट्वीट चर्चा में आया था। फिलहाल नई जिम्मेदारी दिए जाने से चौधरी का सरकार के साथ साथ गठबंधन में भी दबदबा और दखल बढ़ गया है और ऐसा पहली बार नहीं है जब नीतीश ने चुनाव से एन पहले चौधरी को संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दिए जाने की ज़रूरत समझी है। 2020 के चुनाव के वक्त जेडीयू ने चौधरी को प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष का दायित्व सौंपा था। चौधरी महादलित समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं और बिहार में तकरीबन 20% दलित वोटर्स हैं। संदेश साफ है कि जेडीयू ने न सिर्फ राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है बल्कि एक बड़े वर्ग को साधने की अपनी पुरानी रणनीति पर काम कर रही है। अशोक चौधरी को नीतीश कुमार का करीबी माना जाता है। वो नीतीश सरकार में ग्रामीण कार्य विभाग में मंत्री हैं और पड़ोसी राज्य झारखंड में जदयू के प्रभारी हैं। 2 दिन पहले ही चौधरी ने सीएम आवास में नीतीश से मुलाकात की थी। यह बैठक करीब 1.5 घंटे तक चली थी। सीएम आवास से बाहर आकर चौधरी ने कहा था, नीतीश को मैं मानस पिता मानता हूँ। जितना प्यार मुझे नीतीश से मिला उतना किसी को नहीं मिला होगा। कुछ लोग चाहते हैं कि मैं नीतीश कुमार से दूर हो जाऊँ, अपनी अपनी सोच है, किसी को गिलास आधा खाली दिखता है। हमारा लक्ष्य 2025 का विधानसभा चुनाव जीतना है। अशोक चौधरी जेडीयू में आने से पहले बिहार कांग्रेस के 4 साल से ज़्यादा समय तक अध्यक्ष रहे हैं। राहुल गांधी के करीबी नेता माने जाते थे। हालांकि 1 मार्च 2018 को चौधरी ने कांग्रेस छोड़ दी। उसके बाद वे जेडीयू का हिस्सा बन गए। नीतीश ने उन्हें जेडीयू में एंट्री दिलाई और अपनी कैबिनेट में शामिल किया। चौधरी 2 बार के विधायक हैं। 2014 से बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं। वे 2005 में पहली बार बरबीघा सीट से चुनाव जीते। 2005 में भी उन्होंने जीत हासिल की, लेकिन 2010 का चुनाव हार गए थे। अशोक चौधरी की बेटी शांभवी हाल ही में राजनीति में आई हैं। शांभवी ने नीतीश के ध्रुव विरोधी चिराग पासवान की लोजपा आर ज्वाइन की और समस्तीपुर सुरक्षित लोकसभा सीट से जीत हासिल की। शांभवी पूर्व आईपीएस अधिकारी आचार्य किशोर कुणाल की बहू हैं। अशोक के पिता महावीर चौधरी कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे हैं। वे 9 बार विधायक चुने गए। वे बिहार में कई राज्य सरकारों में मंत्री रहे। मई 2014 में उनका निधन हो गया। यानी बिहार में चौधरी परिवार 3 पीढ़ियों से राजनीति में सक्रिय है। चूंकि नीतीश कुमार बिहार में दलित और महादलित समुदाय में पैठ बनाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहे हैं, यही वजह है कि 2018 में उन्होंने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाकर बड़ा दांव खेला था। हालांकि उनका यह दांव कामयाब नहीं हो सका था। उसके बाद नीतीश ने पासी जाति से आने वाले दलित नेता अशोक चौधरी को साधा और अब श्याम रजक को भी पार्टी में शामिल कराया है। चुनाव से पहले ये ज्वाइनिंग और नियुक्तियां अहम मानी जा रही है। दरअसल नीतीश कुमार पार्टी की कमान अपने पास रखे हैं और वह बेहतर तरीके से ये जानते हैं कि संगठन में कब कब और किसे फिट करना है और क्या जिम्मेदारी देनी है। अशोक चौधरी संगठन के अनुभवी नेता हैं और बिहार में ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। ऐसे में चौधरी को पार्टी चलाने और चुनाव के समय क्या कैसे करना है इसका खासा अनुभव है। वे गठबंधन की बारीकियों को भी समझते हैं। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार आने वाले दिनों में चौधरी को ट्रम्प कार्ड के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दरअसल 2 दिन पहले अशोक चौधरी ने कविता बढ़ती उम्र में इन्हें छोड़ दीजिए टाइटल के साथ एक्स पर पोस्ट किया था। चौधरी के पोस्ट को 73 साल के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जोड़ा गया। खुद जेडीयू नेताओं ने चौधरी को नसीहतें दी। जेडीयू के एमएलसी ने कहा कि नीतीश कुमार पर कोई सवाल नहीं खड़े कर सकता है। आज जेडीयू की पहचान नीतीश की वजह से है। नीतीश क्लाइमेट लीडर हैं। जो भी नीतीश पर सीधा निशाना साधेगा उसे करारा जवाब मिलेगा।
मुझे अशोक चौधरी के नाराजगी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। एक नीतीश कुमार अकेले सब पर भारी है। यह पूरा विवाद चल ही रहा था कि गुरुवार को जेडीयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश ने अशोक के प्रमोशन का फरमान जारी कर दिया और संगठन में बड़ा ओहदा देकर अहम संदेश दे दिया। जदयू में अन्य राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर अशोक चौधरी की एक वीडियो क्लिप वायरल हो रही थी, जिसमें वे अप्रत्यक्ष रूप से जहानाबाद लोकसभा सीट पर जेडीयू उम्मीदवार चंद्रेश्वर चंद्रवंशी की हार के लिए भूमियार जाति को जिम्मेदार ठहराते देखे गए थे। चौधरी स्थानीय कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने जहानाबाद इलाके के भूमियार नेता जगदीश शर्मा का नाम लिए बिना निशाना साधा था। चौधरी का कहना था कि कुछ लोगों ने जेडीयू का समर्थन नहीं किया। उन्होंने कहा, जो सिर्फ पाने के लिए नीतीश जी के साथ हैं, हमें वैसे नेता नहीं चाहिए। हम भी कोई विदेश के नहीं हैं, हम भी जहानाबाद के ही हैं। मेरी बेटी की शादी भी भूमिहार में हुई है। हम भूमिहारों को अच्छी तरह से जानते हैं। दरअसल जहानाबाद में जेडीयू के चंद्रवंशी आरजेडी के उम्मीदवार सुरेंद्र यादव से चुनाव हार गए थे। अशोक चौधरी के ट्वीट के बाद विवाद बढ़ गया। पार्टी में असहजता की स्थिति पैदा हो गई। कई पार्टी नेताओं ने खुलकर विरोध किया। विपक्ष को भी हमलावर होने का मौका मिल गया। पार्टी के अंदर अपने बयान का विरोध देकर चौधरी ने इस पर सफाई दी। उन्होंने कहा, जेडीयू में रहते हुए जिन लोगों ने पार्टी को वोट नहीं दिया, मैं उनके बारे में बोल रहा हूँ। मैं उस भावना के खिलाफ बोल रहा हूँ। मैं उनके बारे में बोल रहा हूँ जो पार्टी में हैं और पार्टी में आगे बढ़ना चाहते हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आखिर के दो खबरें। वैशाली सांसद वीणा देवी और विधान पार्षद दिनेश सिंह के पुत्र राहुल राज उर्फ छोटू सिंह की दुर्घटना में हुई मौत की जांच एसएसपी ने की। वह घटना के दूसरे दिन घटनास्थल पर भी पहुंचे। जांच के बाद एसएसपी ने दुर्घटना स्थल की घेराबंदी करा दी है। एफएसएल की टीम भी जांच की। एसएसपी ने कहा कि संभवतः ओवरटेक के कारण छोटू सिंह की बाइक 90 से 100 की तेज़ गति में सामने किसी वाहन से टकरा गई। बाइक देखकर भी ऐसा प्रतीत हो रहा है। तकनीकी रूप से मामले की छानबीन की जा रही है। जांच प्रभावित नहीं हो इसलिए स्थल को घेरा गया है। एसएसपी व एसडीपीओ ने टोल प्लाजा के कैमरे का भी फुटेज देखा। इसमें छोटू सिंह की गाड़ी पार करते हुए देखी गई है, लेकिन यहाँ से 3 किलोमीटर आगे दुर्घटना हुई है। घटना के समय टोल से गुजरने वाले सभी वाहनों के नंबर को चिन्हित किया गया है। एसएसपी ने कहा कि घटनास्थल के 7 किलोमीटर के दायरे में 4 सीसीटीवी फुटेज मिले हैं। इनमें किसी में घटना की तस्वीर नहीं आई है। एसएसपी ने घटनास्थल के निकट के पेट्रोल पंप के सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाला, लेकिन कैमरा सड़क को कवर नहीं कर रहा था। यह देखकर एसएसपी बेफर पड़े। उन्होंने कहा कि यह बड़ी लापरवाही है। पंप संचालक को नोटिस किया जा रहा है। कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कैश व नोजल मैन तक ही कैमरे की रेंज सीमित मिला है। ढाबा पर भी लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया है। उन्होंने एक एक बिंदु पर जांच करने की बात कही है। उन्होंने क्षतिग्रस्त बाइक की भी जांच की बात कही है। विदित हो कि सोमवार की रात जैतपुर थाना क्षेत्र के पोखरेरा में दिनेश्वर पेट्रोल पंप के पास मुख्य सड़क पर एक वाहन की चपेट में आने से छोटू की मौत हो गई थी। सांसद वीणा ने साजिश के तहत हत्या की आशंका जताई थी। पुलिस अधिकारियों की ओर से दावा किया जा रहा है कि सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। सारी बातों का पर्दाफाश जल्द ही कर दिया जाएगा। एसएसपी ने ओवरटेक के कारण तेज गति से बाइक के किसी वाहन से टक्कर की आशंका जताई है। दूसरी ओर घेराबंदी किया गया घटनास्थल सड़क के एकदम से बाईं ओर है। ओवरटेक की स्थिति होती तो घटनास्थल बीच सड़क होती, एकदम से बाईं ओर नहीं होती। वहीं तेज गति से बाइक के टकराने पर छोटू सिंह दूर जाकर गिरते। छोटू सिंह का एक पैर पूरी तरह से कुचला गया है। यह आशंका है कि वाहन उसके पैर पर चढ़ाया गया हो। आमने सामने की टक्कर के बाद वाहन का पैर पर चढ़ना मुश्किल है। क्या हादसे के बाद दूसरे वाहन की चपेट में तो वह नहीं आए। घटना के दिन पुलिस की ओर से पिकअप वैन से हादसे की बात कही गई थी। दूसरी ओर यह एमएलसी दिनेश प्रसाद सिंह को जानने वालों ने काले रंग की एसयूवी गाड़ी से टक्कर लगने की बात बताई। एक और बात की चर्चा है कि 4 पहिया वाहन से टक्कर के बाद उसके पीछे से आ रही 2 पहिया गाड़ी के सवार ने सड़क पर गिरे छोटू सिंह की तस्वीर ली। अगर इसमें सच्चाई है तो यह भी एक जांच का बिंदु हो सकता है। अब आज की आखिरी खबर। मोदी की सरकार में एमएसएमई मंत्री और बिहार के पूर्व सीएम मांझी के गया में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मांझी ने कहा कि फतेहपुर मेरी राजनीतिक जन्मभूमि है। अंतिम सांस तक जीतन आप सबों के साथ रहेगा। मैं जब तक रहूँगा आप सभी की सेवा करूँगा। आप सबों की उम्मीदों व विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। इस पर हमेशा खरा उतरने का प्रयास करूँगा। आप सब
आप सभी के स्नेह, प्यार और आशीर्वाद से ही मैं आज दिल्ली पहुंचा हूं और केंद्रीय मंत्री बना हूं। इसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूं। उन्होंने यह भी कहा कि पिछला लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहता था। केंद्रीय मंत्री मांझी ने फतेहपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित +2 रामसाय हाई स्कूल के मैदान में आयोजित सम्मान से आभार समारोह में उपस्थित कार्यकर्ताओं और आम जनता को संबोधित किया। एमएसएमई मिनिस्टर मांझी ने कहा कि इस बार मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन परिस्थिति ऐसी बनी कि चुनाव लड़ना पड़ा और आप सबों के आशीर्वाद से हम चुनाव जीत भी गए। साथ ही केंद्रीय मंत्री बनने का सौभाग्य भी मिला। उन्होंने यह भी कहा कि अगर 25 साल पहले जीत जाते तो गया आज विकास से ओतप्रोत रहता। मांझी ने एक पुरानी बात भी बताई। उन्होंने कहा कि सेंट्रल की नौकरी छोड़कर 1980 में फतेहपुर से पहली बार चुनाव लड़ा और जीतकर विधायक बना था। यहाँ से 10 साल तक विधायक रहा। उन्होंने कहा कि फतेहपुर का जो सिंचाई परियोजना के क्रियान्वयन के लिए केंद्रीय मंत्री से मिलकर बात की है। साथ ही उन्हें इस संबंध में लिखित पत्र भी सौंपी है। फतेहपुर में डिग्री कॉलेज बनाने के लिए मुख्यमंत्री से मिल खुद बात करने की बात कही। साथ ही इसे जरूर पूरा कराने का भरोसा भी दिलाया। ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए और लाइव स्ट्रीमिंग के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आप देख रहे थे न्यूज़ ट्रायल भारत का स्पेशल डेली न्यूज़ बुलेटिन। मैं हूं उत्कर्ष कुमार। न्यूज़ ट्रायल के लिए न्यूज़ ट्रायल, रग रग में खबर, नहीं परोसते डर, दिखाते बस खबर। अब कुछ है गुजारिश कि अगर आपने न्यूज़ ट्रायल भारत को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाए यूट्यूब पे, टाइप करें @NTV LIV, मतलब @NTV Live, और सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने बाकायदा सब्सक्राइब किया हुआ है तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और दूसरों को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। दूसरों को ये चैनल रेकमेंड करें और साथ ही साथ हमारे साथ लाइव स्ट्रीमिंग लाइव शो में जो आपका ये एडिटोरियल सेक्शन है, प्राइम आवर है, उसमें संपादकीय सेक्शन में हमारे साथ जुड़ें, जो कि 1 घंटे का रोज़ाना होता है। वहाँ पर ओपिनियन सेक्शन, कमेंट सेक्शन में आप आएँ, लाइव चैट में हमसे जुड़ें, अंग्रेजी या हिंदी में अपने सवाल लिखें, इंग्लिश, देवनागरी या रोमन स्क्रिप्ट किसी का भी इस्तेमाल करें। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं newstrialbharat@gmail.com पर, और इसके साथ ही आप हमें हमारे वेबसाइट www.newstrialbharat.com को भी विजिट कर सकते हैं। आपको यहाँ ये बता दें कि देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए, चाहे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, व्यापार, खेल और मनोरंजन जगत की खबर हो, आप न्यूज़ ट्रायल भारत को सब्सक्राइब कर लें। मैं उत्कर्ष कुमार इस खास बुलेटिन के लिए आपके साथ पटना, बिहार से। अपना ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।